यूपीएससी एस्पिरेंट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज ये करेंट अफेयर के सीरीज़ में आज मैं जून माह 2026 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है मैं उसका डिस्कशन करने जा रहा हूं। और पीछे के 5 मंथ तक ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। आप लोग यूट्यूब पर जाकर उसका सेशन देख सकते हैं। ये 40 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू न सिर्फ 40 ही क्वेश्चन होते हैं बल्कि इसके अंदर और भी सारे क्वेश्चन छिपे होते हैं। तो ऑलमोस्ट लेके चलिए आप 20 एक्स्ट्रा अप्रोक्स 60 क्वेश्चन का डिस्कशन में एवरी मंथ वाइज जो इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर है मैं उसका डिस्कशन करता हूं। और इसके साथ साथ मैंने 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू इकोनॉमी सेक्शन को लेकर जो कि डायरेक्ट फैक्ट और डेटा बेसिस पर होते हैं मैं उनका भी इसमें ऐड ऑन कर चल रहा हूं, ताकि एग्ज़ाम में इकोनॉमी से रिलेटेड जो भी करेंट अफेयर हो आपको वहां से न छूटे और यहाँ से आपका कवर हो ही जाएगा अप्रोक्स। बस आप इसे रिवीजन करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो करेंट अफेयर है जून 2026 से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, आपको पता होना चाहिए कि मैं ये सेशन इसमें 40+ एमसीक्यू का डिस्कशन करता हूं जो समसामयिकी बेस्ड होते हैं और 20 जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू होते हैं जो इकोनॉमी बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले मैं इकोनॉमी करेंट अफेयर को डिस्कशन कर देता हूं। इसमें 20 क्वेश्चन होंगे और समसामयिकी में कितने होंगे, अप्रोक्स 40 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसकी ओर चलते हैं हम लोग कि केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन अप्रैल 2026 में किया है। तो पुनर्गठित नीति आयोग में उपाध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो इसको उपाध्यक्ष बनाया गया अशोक कुमार लाहिड़ी को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है कि उद्योग व्यापार जगत के प्रमुख संगठन फिक्की के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो फिक्की के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, अनंत गोयनका। ये आपको ये बहुत ही क्रिस्प नोट से एक तरफ से कहिए तो आपको एक बार में इसके रिवीजन करने 2 से 3 बार रिवीजन कीजिएगा तो आपको माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पर देखते हैं हम लोग कि विश्व के सर्वाधिक प्रभावशाली 100 व्यक्तियों की टाइम पत्रिका की वर्ष 2026 की सूची में बॉलीवुड के एक अभिनेता का नाम भी शामिल है। बताइए कि वो अभिनेता कौन है, तो ये है आपको रणबीर कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की ओर देखते हैं कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा की स्थिति क्षमता में सर्वाधिक योगदान किसका है। नवीकरणीय ऊर्जा में सर्वाधिक योगदान किसका है, तो सौर ऊर्जा का है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत शिशु श्रेणी का ऋण कितने रुपए तक का होता है। तो शिशु प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत आप लोग जानते हैं कि पहले शिशु, किशोर, तरुण 3 ही कैटेगरी में लोन दिया जाता था, लेकिन अब एक नया कैटेगरी और ऐड ऑन कर दिया गया है। तो सबसे पहले क्या था, शिशु, देन क्या था, किशोर, और उसके बाद क्या था, तरुण। लेकिन एक चौथा कैटेगरी ऐड कर दिया गया है, तरुण प्लस। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि शिशु श्रेणी के को ऋण जो है कितना रुपए तक दिया जाता है, तो 50,000 रुपये तक का लोन दिया जाता है। और मैक्सिमम कितना कर दिया गया है, तो 20 लाख तक का। आप लोग याद रखेंगे मैक्सिमम कितना लोन दिया जाएगा, तो 20 लाख तक का। ठीक है, जो तरुण प्लस में। और मिनिमम जो है शिशु को दिया जाएगा कितना, 50,000 रुपये का। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर कि विजय पथ सिंघानिया जिनका निधन मार्च 2026 में हुआ है, निम्नलिखित में से किस उद्योग समूह के वह चेयरमैन रहे हैं। तो ये जो विजय पथ सिंघानिया है वे रेमंड्स के क्या रहे हैं, COA चेयरमैन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं हम लोग कि वित्त वर्ष 2026-27 में भारत में आर्थिक वृद्धि दर कितने % रहने का अनुमान RBI का रहा है। तो ये है आपका 6.9%। आप लोग याद रखेंगे 6.9% RBI के अकॉर्डिंग 6.9%। नेक्स्ट है कि क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 2026-27 में भारत में मौद्रिक नीति की पहली द्वैमासिक समीक्षा में निम्नलिखित में से किस दर में 0.25% की बिंदु की कटौती की गई है। तो किसी में भी कटौती नहीं किया गया है, सारा डेटा सेम रखा गया है। इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और CRR सबको पहले का ही जो डेटा रहा है वही डेटा सेम है, अभी उसमें कोई चेंजिंग नहीं किया गया है। ठीक है, और ये मैं ऑलरेडी शॉर्ट्स के माध्यम से सारा रेपो रेट का एक पिक आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बता दिया हूँ और इकोनॉमिक सर्वे में भी मैं इसका डिस्कशन किया हूँ, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। नेक्स्ट है सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत कितने % की सालाना ब्याज जमाकर्ता को प्राप्त होती है। तो ये है आपका 8.2%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में की ओर क्या कहते हैं कि 2026-27 में भारत में सकल घरेलू उत्पाद में कितने % वृद्धि का विश्व बैंक का अप्रैल 2026 का ताज़ा अनुमान है। तो WB के अकॉर्डिंग भारत का जो GDP ग्रोथ है कितना रहा है, तो 6.6%। आप लोग याद रखेंगे कि किसके अकॉर्डिंग, तो वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग। ये वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग कितना है, तो 6.6%। और यहीं RBI के अकॉर्डिंग कितना था, यहाँ RBI के अकॉर्डिंग कितना है, तो 6.9%। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर
कि वर्ष 2026 की भारतीय अर्थव्यवस्था में विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था रहने का अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का ताज़ा अप्रैल 2026 का अनुमान है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो विश्व की कौन सी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है अप्रैल 2026 के आंकड़ों के अनुसार, तो ये जो है आपका विश्व की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अभी कौन है, भारत है। ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि भारत जो है अर्थव्यवस्था के मामले में कौन से स्थान पर है, तो ये भारतीय अर्थव्यवस्था छठे स्थान पर अभी पहुंची हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की ओर क्या चलते हैं हम लोग कि वर्ष 2026 में देश में दक्षिण पश्चिम मानसून कितना रहने का भारतीय मौसम विभाग का अप्रैल 2026 का पहला दीर्घकालिक अनुमान है। तो सामान्य से भी कम इसमें मानसून देखने को मिल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है कि वाणिज्य मंत्रालय के अप्रैल 2026 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत के वस्तुगत निर्यातों में लगभग कितने % की वृद्धि हुई है। तो वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार भारत के वस्तुगत निर्यात में 1% की वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि वाणिज्य मंत्रालय कि अप्रैल 2026 के इन्हीं अंतिम आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में भारत में सेवाओं के निर्यात में कितने % की वृद्धि दर्ज की गई है। तो सेवाओं के निर्यात में अप्रोक्स 8% की वृद्धि जो है दर्ज की गई है। सेवा के निर्यात में 8% की वृद्धि दर्ज की गई है। ठीक है, और यहाँ पर क्या था क्वेश्चन नंबर 13 की ओर कि वस्तुगत निर्यात में 1% की वृद्धि और सेवा निर्यात में कितना 8% की वृद्धि, यानी कि वस्तु के व्यापार में जो घाटा हुआ है उसको रिकवरी कौन कर रहा है, सेवा निर्यात ही कर रहा है। इसलिए सर्विस सेक्टर जो है उसको रिकवर करने का काम कर रहा है, क्योंकि सर्विस सेक्टर में ग्रोथ ज़्यादा देखने को मिले है। अप्रोक्स 8% का आंकड़ा जो है इसमें बैठाया गया है, 8% ग्रोथ का आंकड़ा बैठाया गया है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर कि निम्नलिखित में से किस पेमेंट्स बैंक का बैंकिंग लाइसेंस आरबीआई ने अप्रैल 2026 में रद्द कर दिया। तो पेटीएम पेमेंट बैंक, आरबीआई ने किस बैंक को लाइसेंस रद्द कर दिया है। तो पेटीएम पेमेंट बैंक लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 16 की ओर देखते हैं हम लोग कि निजी क्षेत्र के किस बैंक की अधिकांश इक्विटी दुबई के एक बैंक द्वारा खरीदे जाने के प्रस्ताव को अनुमति रिजर्व बैंक ने दे दी है, जिसके कार्यान्वयन के पश्चात वह बैंक विदेशी बैंक की श्रेणी में आ जाएगा। तो अभी हाल ही में विदेशी बैंक की श्रेणी में किसको शामिल कर लिया गया है, तो ये आरबीएल बैंक को। किस उद्योग, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है कि किस उद्योग समूह के छत्तीसगढ़ स्थित एक पावर प्लांट में अप्रैल 2026 में बॉयलर फटने से कम 20 श्रमिकों की मृत्यु हो गई। तो यह है वेदांता ग्रुप का जो पावर प्लांट है उसमें एक बॉयलर फटने से 20 श्रमिकों की मौत हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 की ओर चलते हैं हम लोग कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस किस को कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है। तो संजय मल्होत्रा। भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति के अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 कि भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति में कितने सदस्य होते हैं। तो 6 सदस्य होते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि 3 आरबीआई के सदस्य होते हैं, 3 आरबीआई की तरफ से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से होते हैं। टोटल 6 मेंबर मॉनेटरी पॉलिसी में होते हैं। तो ये 6 हो गए। ठीक है, तो ये इकोनॉमी के जो इंपॉर्टेंट 20 MCQ है वो कवर मैं कर चुका हूँ। अब चलते हैं हम लोग जो समसामयिकी के इंपॉर्टेंट सेक्शंस, जिसमें सभी साइंस टेक होंगे, उसके बाद हेल्थ से रिलेटेड होंगे, और जितने भी योजना सरकार की जो योजनाएं होती हैं सबको मिलाकर जो 40 इंपॉर्टेंट MCQ है अब उसका डिस्कशन मैं करने वाला हूं। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित किए जाने वाले भारत के राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान में क्या क्या शामिल है। संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन को सूचित जो किया गया है, भारत के राष्ट्रीय स्तर पर जो योगदान निर्धारित किए गए उनमें क्या क्या शामिल है उस पर देखते हैं हम लोग। तो फर्स्ट क्या है कि वर्ष 2005 के स्तर से 2035 तक अपने सकल घरेलू उत्पाद की उत्सर्जन तीव्रता को 47% तक कम करना। ये सही है कि सरकार का क्या लक्ष्य रहा है कि 2005 के स्तर से 2035 तक अपने जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता को कितने % तक कम करना, 47% तक कम करना। नेक्स्ट क्या करेगा, 2035 तक गैर जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा संसाधनों से 60% विद्युत शक्ति संस्थापित क्षमता प्राप्त करना। 2035 तक जो है गैर जीवाश्म ऊर्जा से कितना % विद्युत शक्ति प्राप्त करने का लक्ष्य है, तो 60%। ये भी सही है। और क्वेश्चन और थर्ड स्टेटमेंट क्या करें कि 2005 के स्तर की तुलना में 2035 तक वन और वृक्ष आवरण के माध्यम से 3.5 से 4 बिलियन टन CO2 समतुल्य कार्बन सिंक का निर्माण करना। तो ये भी सही है कि 2035 तक 3.5 से 4 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड के समतुल्य कार्बन सिंक का निर्माण करना, ये भी भारत का लक्ष्य रहा है। और 2070 तक नेट जीरो लक्ष्य प्राप्त करना। ये चारों के चारों सही, इसलिए ऑप्शन क्या हो जाएंगे हम लोग के डी हो जाएंगे। नेक्स्ट कहा जा रहा है क्या कि आवर्जन बीमा विदेशी पंजीकरण और ट्रैकिंग योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो ये देखा जाए यहाँ पर
कि आवर्जन बीमा विदेशी पंजीकरण के बारे में कौन सा कथन सत्य है। तो फर्स्ट क्या कहता है कि इस योजना को 1011 करोड़ के बजट परिव्यय के साथ 1 अगस्त 2014 को स्वीकृत किया गया था। ये पहला स्टेटमेंट ही गलत है। क्यों? क्योंकि देखिए इस योजना को 1 अप्रैल 2026 से मार्च 2031 तक की अवधि तक की जारी रखने की मंजूरी दी गई। ये सही है हम लोग का। तो कह रहा है कौन सा कथन असत्य है, तो ये बजट को लेकर ही ये ही गलत, हम लोग का फर्स्ट ऑप्शन ही गलत है। उसके बाद बाकी सब सही है। जैसे फाइनेंशियल 2024-27 से फाइनेंशियल 2030-31 की अवधि के लिए विस्तारित IVFRT का बजट परिव्यय 1800 करोड़ है और यह योजना गृह मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है। यानी कि ये भी सही है, तीनों सही है, फर्स्ट ही गलत है। और ये एग्जाम में पूछने के चांसेस कम हैं। ठीक है, जो होंगे मैं उसको मार्क कर दूंगा। जैसे ये इंपॉर्टेंट है, ये मार्क, ये कम इंपॉर्टेंट है, इसको हटा दीजिए। नेक्स्ट है शक्ति सदन योजना। शक्ति सदन योजना क्या है, इसके बारे में देखते हैं। यह एक मांग आधारित केंद्र प्रायोजित योजना है। ठीक है, और सेकेंड क्या कर रहा है कि व्यापक मिशन शक्ति के तहत पूर्व में संचालित सुधार गृह तथा उज्ज्वला योजनाओं को, ये जो मिशन शक्ति है, जो पहले जो संचालित किए जाते थे सरकार की योजनाएं, सुधार गृह और उज्ज्वला योजनाओं को 1 अप्रैल 2022 में आपस में मिलाकर शक्ति सदन योजना संचालित की जा रही है। यानी कि दोनों के दोनों कथन क्या है, सही हैं। ये भी सही है, यानी कि यहाँ पर दोनों के दोनों कथन सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहे। नेक्स्ट क्या कर रहा है कि समाचार की सुर्खियों में रहे सम्राट संप्रति संग्रहालय के बारे में कौन सा कथन सही है। तो फर्स्ट देखते हैं हम लोग कि सम्राट संप्रति संग्रहालय जैन विरासत और अहिंसा के मूल्यों को समर्पित है। सही है। यह गांधीनगर जनपद में कोबा गांव में स्थित है। ये भी सही है। इस संग्रहालय का नाम सम्राट अशोक के पौत्र सम्राट संप्रति के नाम पर रखा गया। ये भी सही है। तो सम्राट संप्रति संग्रहालय जो है, इसमें तीनों के तीनों कथन सही है। तो ऑप्शन हो जाएंगे हम लोग का सी। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहे संशोधनक समाचार की सुर्खियों में रहे संशोधनक पोत के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखते हैं। फर्स्ट क्या कर रहा है कि यह सर्वेक्षण पोत 30 मार्च 2026 को भारतीय नौसेना में सौंपा गया। बिल्कुल सही है। इसका निर्माण गार्डन रिच सी बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा कोलकाता द्वारा में किया गया। ये भी सही है। और संशोधनक पोत बंदरगाह हार्बर के मार्गों का पूर्ण पैमाने पर तटीय और गहरे पानी का हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण करने और नौवहन चैनल मार्गों का निर्धारण करने में सक्षम। ये तीनों के तीनों सही हैं। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएंगे, यहाँ पर सी हो जाएंगे। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा कि ये जो सर्वेक्षण पोत है, ये संशोधनक जो है, ये चौथा सर्वेक्षण पोत है। कौन सा सर्वेक्षण पोत है, चौथा सर्वेक्षण पोत है। इसके पहले के 3 जो रहे, आईएनएस संधायक, आईएनएस निर्देशक और आईएनएस रक्षक रहे हैं। तो ये चौथा जो है सर्वेक्षण पोत है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 कि दूनागिरी के बारे में, कि समाचार की सुर्खियों में रहे दूनागिरी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। तो फर्स्ट क्या कहता है कि स्वदेश में निर्मित फ्रिगेट दूनागिरी को 30 मार्च 2026 को भारतीय सेना में सौंपा गया। तो ये सही है। लेकिन फिर क्या करे कि इसका निर्माण मझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा मुंबई द्वारा किया गया। नहीं, मझगांव डॉक सी बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा नहीं किया, बल्कि GRAC गार्डन रिच सी बिल्डर्स इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा कोलकाता के तहत किया गया। तो ये गलत है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग चलते हैं 7 की ओर, कि नगोया प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है नगोया प्रोटोकॉल के बारे में। तो फर्स्ट क्या कहता है कि यह आनुवांशिक संसाधनों तक पहुंच और उनके उपयोग से होने वाले लाभों के निष्पक्ष एवं समान बंटवारे से संबंधित एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। ये सही है। नगोया प्रोटोकॉल जैव विविधता पर कन्वेंशन का एक पूरक समझौता है। ये भी सही है। नेक्स्ट कर रहा है कि नगोया प्रोटोकॉल को जापान के नगोया शहर में वर्ष 2015 में, गलत, ये वर्ष 2015 में नहीं बल्कि 29 अक्टूबर 2010 को क्या किया गया था, अपनाया गया था। नगोया प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, तो 2010 में अपनाया गया था। तो ये गलत है। उसके बाद क्या करें कि नगोया प्रोटोकॉल के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त अनुपालन प्रमाण पत्र जारी करने वालों में भारत वैश्विक स्तर पर एक अग्रणी राष्ट्र है। ये सही है। तो सिर्फ गलत क्या हो जाएगा हम लोग का, सी, क्योंकि नगोया प्रोटोकॉल कब अपनाया गया था, तो 29 अक्टूबर 2010 को। नेक्स्ट है, ये आपको उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, कि भारत में अब तक सबसे महंगी पेंटिंग कौन सी है। तो भारत में अब तक सबसे महंगी पेंटिंग, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, यशोदा और कृष्णा की। ये 167.20 करोड़ में क्या हुई है, इसकी नीलामी हुई है। और इसे खरीदने वाले कौन है, साइरस पूनावाला, जो कि सीरम इंस्टीट्यूट के मालिक हैं। साइरस पूनावाला 167.20 करोड़ में क्या किए हैं, ये परचेज किए हैं, जो अब तक की सबसे महंगी पेंटिंग रही है राजा रवि वर्मा की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10,
ये भी खास इंपॉर्टेंट नहीं, इसको मैं इग्नोर करता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 को भी इग्नोर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं हम लोग कि समाचार की सुर्खियों में रहे आईएनएस अरिदमन के बारे में कौन सा कथन असत्य है। तो आईएनएस अरिदमन के बारे में पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ये भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है। गलत। भारत की पहली तो ये हो ही नहीं सकेगी कि पहली क्या थी, अरिहंत, आईएनएस अरिहंत। भारत की पहली नाभिकीय शक्ति से चालित बैलिस्टिक मिसाइल कौन रही है, बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी भारत की पहली स्वदेश निर्मित नाभिकीय शक्ति चालित बैलिस्टिक मिसाइल से लेस जो पनडुब्बी रही है कौन रही है, आईएनएस अरिहंत रही है। तो ये कौन से नंबर की है, तो ये आपको 3rd नंबर की रही है, क्योंकि सेकंड है आईएनएस अरिहंत, फर्स्ट आईएनएस अरिहंत, सेकंड आईएनएस अरिहंत और थर्ड क्या है, आईएनएस अरिदमन। तो आईएनएस अरिदमन जो है ये 3रे नंबर की क्या है, पनडुब्बी रही है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कि स्वदेश में निर्मित आईएनएस अरिदमन पनडुब्बी नाभिकीय शक्ति संचालित बैलिस्टिक पनडुब्बी है, बिल्कुल सही है। इसे 3 अप्रैल 2026 को नौसेना में सौंपा गया, सही था। और इस प्रकार की मारक क्षमता प्राप्त करने वाला भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके, फ्रांस और चीन के बाद 6ठा देश है, ये भी सही है। ठीक है, तो इसमें गलत क्या हो गया हम लोग का, गलत हो गया ये फर्स्ट ही गलत हो गया, क्योंकि ये पहला स्वदेशी नहीं, पहला स्वदेशी तो आईएनएस अरिहंत था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर देखते हैं हम लोग कि अभी हाल ही में तेलंगाना राज्य में तेलंगाना कर्मचारी जवाबदेही एवं अभिभावकत्व सहायता का अनुश्रवण अधिनियम 2026 पारित किया गया है। तो कौन सा कथन सही नहीं है। अभी तेलंगाना में जो अभिभावक की सहायता के लिए जो एक अधिनियम पारित किया गया है उसके तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये हम लोग को चेक करना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि वृद्ध माता की देखभाल करने की विधिक दायित्व उनके नौकरीशुदा बच्चों पर है, ये सही है। नेक्स्ट कह रहा कि इस अधिनियम में केवल सरकारी कर्मचारी ही आच्छादित नहीं, सरकारी के साथ निजी कर्मचारी पर भी क्या होंगे, लागू होंगे। तो ऑप्शन बी क्या हो गया हम लोग को, गलत हो जाएंगे। बाकी सारे देखिए, यदि कोई वेतनभोगी कर्मचारी अपने अभिभावकों की यथोचित देखभाल न करने का दोषी पाया जाता है तो उसे वेतन से 15% या मिनिमम 10,000 रुपये जो भी कम हो की कटौती करके पीड़ित अभिभावकों को खातों में जमा कर दी जाती है, ये जमा कर दी जाएगी। तो ये सही है। ठीक है, अच्छा, यथोचित देखभाल न करने संबंधित शिकायतों का निपटारा एक वरिष्ठ नागरिक आयोग के द्वारा किया जाएगा, ये भी सही है। तो गलत हम लोग का क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, केवल सरकारी नहीं बल्कि निजी और सरकारी दोनों कर्मचारियों पर ये क्या होंगे, लागू होंगे। नेक्स्ट क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 पर आइए, जो कि इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं हम लोग कि आर्टेमिस 2 मिशन जो है के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला क्या कहता है, पहला स्टेटमेंट क्या है हम लोग का कि आर्टेमिस 2 अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के संयुक्त मिशन है, ये गलत है, पहला ही गलत है। क्यों, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आर्टेमिस 2 और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का संयुक्त मिशन नहीं है, बल्कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी सहित 2700 से अधिक आपूर्तिकर्ता इसमें क्या है, शामिल है। ठीक है, अमेरिका और यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के साथ साथ 2700 से अधिक आपूर्तिकर्ता इसमें शामिल है, पहला ही गलत है। बाकी दूसरा देखते हैं कि इस मिशन के अंतर्गत अंतरिक्ष यात्रियों ने अंतरिक्ष में 10 दिन रहकर चंद्रमा के चक्कर लगाए हैं, तो ये सही है। नेक्स्ट, आर्टेमिस 2 के लिए ओरियन यूरोपियन सर्विस मॉड्यूल का निर्माण यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी की ओर से एयरबस द्वारा किया गया है, ये भी सही है। और ESM-2 अंतरिक्ष में 4 अंतरिक्ष यात्रियों को जीवित रहने के लिए आवश्यक प्रणोदन शक्ति, तापीय नियंत्रण और हवा पानी का प्रबंध किया गया है। तो आर्टेमिस 2 के तहत नासा के जो 4 अंतरिक्ष यात्री गए थे, मैं उसका नाम बताता हूँ क्योंकि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसेन, ये चारों के चारों अंतरिक्ष यात्री का नाम आप लोग याद रखना है। रीड वाइसमैन, विक्टर ग्लोवर, क्रिस्टीना कोच और जेरेमी हेंसेन, ये नासा के 4 अंतरिक्ष यात्री जो कि आर्टेमिस 2 मिशन के तहत सेलेक्ट किए गए थे। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर कि समाचार की सुर्खियों में रहे कलाई जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। तो कलाई जल विद्युत परियोजना कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में। ये अरुणाचल प्रदेश के अजों जिले में लोहित नदी पर क्या है, ये परियोजना स्थित है। कलाई जल विद्युत परियोजना कहाँ है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश के अजों जिले के लोहित नदी पर। नेक्स्ट है कि कमला जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है, तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो 2 जल विद्युत परियोजना है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक कलाई जल विद्युत परियोजना और एक कमला जल विद्युत परियोजना, ये दोनों के दोनों अरुणाचल प्रदेश में ही है। लेकिन कलाई जल विद्युत परियोजना जो है 1200 मेगावाट की स्थापित क्षमता के लिए है, लेकिन और कमला जो है वो 1720 मेगावाट की क्षमता, ये स्थापित क्षमता के लिए चालू की गई है।
कमला हो गया अरुणाचल प्रदेश और कलाई भी अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है शेखा झील। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि शेखा झील जो ये वन पक्षी अभयारण्य है वो अलीगढ़ के रामसर नमभूमि स्थल घोषित किया गया है। तो यह भारत का कौन सा रामसर स्थल है? तो ये 99 नंबर का रामसर स्थल है। टोटल अभी भारत में 100 रामसर स्थल पूरे हो चुके हैं। 99 रामसर स्थल जो है शेखा झील जो कि यूपी का है, और यूपी का है 12वां जो है रामसर स्थल है। तो अगर देखा जाए टोटल देखा जाए 100, तो 100वां कौन है? ये सूरताल सूरताल इसको कहा जा सकता है, जो जयप्रकाश नारायण जो है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी भी है, इसको भी घोषित किया गया है। तो 100वां रामसर स्थल कौन है? सूरताल, जो कि जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी कहा जाता है। ये यूपी के बलिया ज़िले में स्थित है। अब देखा जाए तो यूपी में टोटल कितने हो जाएंगे? तो यूपी में टोटल 13, ये 12वां था। तो सूरताल जब शामिल हुआ रामसर स्थल में, तो इसमें कितने हो गए टोटल? तो 13 हो गए। यूपी में टोटल कितने रामसर स्थल? तो 13 हो गए। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग कि पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल 2026 को मनाया गया। तो बताया कि इसका मुख्य विषय क्या था? हमारी शक्ति हमारा ग्रह, हमारी शक्ति हमारा ग्रह इसका थीम रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहा अब विशेष बल अभ्यास साइक्लोन 4 किसके बीच है? साइक्लोन 4 जो है भारत और मिस्र के बीच है। नेक्स्ट है कि समाचार की सुर्खियों में रहे न्यूरोफॉर्मिक सेंसर के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो न्यूरोफॉर्मिक सेंसर के बारे में देखा जाए तो पहला आंसर क्या है हम लोग का? गलत है कि न्यूरोफॉर्मिक सेंसर के विकास की प्रेरणा जुगनू से नहीं मिलती है, बल्कि एक उभयचर मेढक से मिलती है। न्यूरोफॉर्मिक सेंसर के विकास की जो प्रेरणा है वो उभयचर मेढक से मिलती है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस इसमें कीवर्ड थोड़ा सा याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है कि मिशन साधना। नेक्स्ट क्या है कि मिशन साधना सप्ताह कब मनाया जाता है? तो 2 से 8 अप्रैल 2026 को मनाया जाता है। अब ये मिशन साधना सप्ताह 2 से 8 अप्रैल 2026 को मनाया जाता है। तो साधना का फुल फॉर्म हम लोग को याद रखना है। फुल फॉर्म क्या होता है? तो साधना का फुल फॉर्म जो है आप लोग का कि स्ट्रेंथनिंग एडेप्टिव डेवलपमेंट एंड ह्यूमन एप्टीट्यूड फॉर नेशनल एडवांसमेंट, ये आपका साधना का फुल फॉर्म हुआ। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। तो 24 क्वेश्चन क्या कहता है कि सिंधी भाषा 10 अप्रैल 2026 को भारत के उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने सिंधी भाषा में भारत के संविधान के नवीनतम संस्करण का विमोचन किया है। ये जो भारत के उपराष्ट्रपति है सीपी राधाकृष्णन, उन्होंने सिंधी भाषा में भारत के संविधान की नवीनतम संस्करण का विमोचन किया है। तो यह संस्करण जो है कहा जा रहा है कि यह संस्करण किस लिपि में है? तो यह संस्करण देवनागरी लिपि और फारसी लिपि दोनों में है। तो ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। नेक्स्ट कर रहा है 25 क्या है कि दस्तलिक जो है जिसका 7th एडिशन है वह किन देशों के बीच होने वाला एक्सरसाइज है? तो ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच। दस्तलिक भारत और उज्बेकिस्तान के बीच केवां एक्सरसाइज है? तो 7वां एक्सरसाइज है। ये कहाँ होने वाला है? तो उज्बेकिस्तान के ही नामगम गुरुमसराय फील्ड ट्रेनिंग एरिया में जो है इसका अभ्यास होने वाला है, इसका अभ्यास हुआ है। नेक्स्ट कर रहे हैं कि महाविषुवा पणक संक्रांति जो है वो किस राज्य में धूमधाम से मनाया जाता है? तो उड़ीसा में। महाविषुवा पणक संक्रांति उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 क्या कर रहा है कि पुथांडु किस राज्य का प्रमुख पर्व है? पुथांडु तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्व है। पुथांडु तमिलनाडु का एक प्रमुख पर्व है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 की ओर चलते हैं हम लोग कि 30 क्या कहता है कि ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का जो संरक्षण संशोधन अधिनियम 2026 जो लाए गए हैं उनके प्रावधानों में क्या शामिल नहीं है? तो फर्स्ट क्या कहता है कि किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को ट्रांसजेंडर व्यक्ति घोषित करने का अधिकार है। गलत, यही गलत है, क्योंकि कोई व्यक्ति खुद को ट्रांसजेंडर घोषित नहीं कर सकता। इसको घोषित कौन कर सकता है? तो जो चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर ही ये जिला पदाधिकारी द्वारा यानी कि डीएम द्वारा इसको घोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्या कर सकता है कि किसी व्यक्ति का अपहरण कर ट्रांसजेंडर पहचान अपनाने के लिए बाध्य करने पर अगर कोई भी व्यक्ति का अपहरण करके उसको ट्रांसजेंडर बनाने की कोशिश किया जा रहा है या ट्रांसजेंडर बनाने के लिए उसको बाध्य किया जा रहा है तो उस पर न्यूनतम कितना 10 वर्ष की सज़ा का प्रावधान किया गया है। ये सही है। और किसी बच्चे को अगर अपहरण करके उसको बाध्य किया जा रहा है ट्रांसजेंडर बनाने को लेकर तो उसको आजीवन कारावास के साथ साथ 5 लाख का जुर्माना देने का प्रावधान किया गया है। ये भी सही है। और किसी वयस्क या बच्चे ट्रांसजेंडर से अगर भीख मंगवाना या बंधुआ मजदूरी का काम किया जा रहा है तो ये भी एक कठोर कारावास के लिए इसके लिए भी प्रावधान किए गए हैं। तो ये तीनों के तीनों सही है। बस गलती क्या हो गया कि ये खुद घोषित नहीं कर सकते हैं ट्रांसजेंडर, स्वयं को ट्रांसजेंडर घोषित नहीं किया जा सकता है, बल्कि उसको चिकित्सा बोर्ड का एक मेडिकल चेकअप के थ्रू ही उसको चिकित्सा बोर्ड की सिफारिश पर डीएम द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है कि समाचार की सुर्खियों में रहे पुण्य श्लोक अहिल्या होलकर किसान ऋण माफी योजना किस राज्य में लागू की जा रही है? तो ये महाराष्ट्र में लागू की जा रही है। ठीक है, नेक्स्ट है हम लोग का
कि स्वच्छ ऊर्जा के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना ये फरवरी 2025 में आरंभ की गई, ये सही है। राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन का उद्देश्य 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन हरित हाइड्रोजन का उत्पादन करना है, ये भी सही है, ये भी सही है। और थर्ड क्या कहता है कि राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति 1 अप्रैल 2026 को अधिसूचित की गई, ये बिल्कुल गलत है कि राष्ट्रीय भूतापीय ऊर्जा नीति सितंबर 2025 में अधिसूचित की गई थी। तो पहला और दूसरा सही, तीसरा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा हम लोग का। नेक्स्ट है हम लोग का क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं हम लोग, क्योंकि जो इम्पोर्टेंट नहीं है जो उसको मैं इग्नोर ही कर रहा हूँ क्योंकि टाइम भी उतना नहीं है, हम लोग बस इम्पोर्टेंट करंट अफेयर का ही मार्क करते हैं। तो नेक्स्ट है कि हालिया दिनों में निम्नलिखित में से किस शहर में कृष्ण वर्षा की घटना रिपोर्ट की गई है? ब्लैक रेन जो घटना रिपोर्ट की गई है कहाँ? तो ईरान के तेहरान में। और हाल ही में एक रसिया में भी ब्लैक रेन की घटना जो है रिपोर्ट की गई है। आप लोग याद रखेंगे, ईरान प्लस रसिया, रूस। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि भारत में HPV पैपिलोमा वायरस टीकाकरण निम्नलिखित में से किस रोग की रोकथाम हेतु प्रारंभ किया गया है? तो ये सर्वाइकल या ग्रीवा कैंसर की रोकथाम के लिए इसको क्या किया गया है? लाया गया है। नेक्स्ट कह रहा है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? फर्स्ट क्या कह रहा है कि भारतीय साहित्य में नोबेल पुरस्कार के रूप में विख्यात ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है, ये सही है। और 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया तमिल गीतकार और लेखक R वीरामुथु को, ये भी सही है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची के सभी 22 भाषाओं के साथ अंग्रेजी को भी आच्छादित करता है, ये गलत, अंग्रेजी को शामिल नहीं किया गया, इसलिए ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, सी हम लोग का गलत हो जाएगा। क्या मरणोपरांत ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान नहीं किया जाता है? ये सही बात है, तो गलत क्या हो गया? सी हम लोग का सी, कि ये अंग्रेजी भाषा 22 भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी में नहीं दिए जाते हैं, इसलिए ये गलत हो गए। नेक्स्ट है हम लोग का नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स, क्वेश्चन नंबर 39। नेटवर्क रेडनेस इंडेक्स 2025 के संदर्भ में कौन सा कथन है सही? इसके बारे में चर्चा करते हैं हम लोग कि यह सूचना पोर्टलैंड इंस्टीट्यूट द्वारा जारी की जाती है, बिल्कुल सही है। 127 अर्थव्यवस्थाओं की सूची में भारत की रैंक 45वीं है, ये भी सही है। इस सूचकांक में दूरसंचार क्षेत्र में निवेश, कृत्रिम मेधा प्रकाशनों, ICT निर्यात और ई-कॉमर्स कानूनी जैसे संकेतकों में भारत का विश्व में पहला स्थान है, तो ये भी सही है। ठीक है, तो ये ऑप्शन क्या तीनों के तीनों सही है, तो यहाँ पर तीनों के तीनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40 की ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2025 में भारत किस स्थान पर है? तो 91वें स्थान पर है। और स्कोर कितना है याद रखिएगा आप लोग, स्कोर पूछे जाते हैं तो 39 स्कोर के साथ ये क्या है? टॉप पर है। ये 39 स्कोर के साथ कितने रैंक पर है? 91 पोजीशन पर है। ठीक है, तो ये हम लोग का जून माह से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स के MCQ है मैं उसको कवर करने का कोशिश किया हूँ, और मई तक ऑलरेडी मैं कवर कर चुका था, जून तक कवर कर दिया, और जो इकोनॉमी से भी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को मैं यहाँ डिस्कशन कर दिया हूँ। तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे क्या हो जाता है कि मुझे मोटिवेशन मिलते हैं किसी काम को और ज़्यादा करने से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।